हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन रीड लेवल्स फर्स्ट की फोर्थ क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके आगे की यूनिट में क्या चलेगा। जैसे अपन ने पिछली जो यूनिट थी, जो अपनी क्लास हुई, उसमें अपन ने संख्याओं का विस्तारित रूप देखा था, 1 करोड़ तक की संख्याओं का रूप देखा था। फिर उसके आगे जाके अपन ने इसके बारे में जाना कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे रिटर्न होंगे। फिर अपन ने उनको क्रम वाइज देखा। फिर अपन ने संख्याओं का निर्धारण देखा। जो आज है अपनी वो फोर्थ क्लास है, और फोर्थ क्लास में अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है। जहां अपन ने देखा कि अन्य संख्याओं में अपन ने रामानुजन संख्या देख ली थी। फिर कौन सी देख ली थी रामानुजन के बाद में? क्रमागत संख्या देख ली थी। एक आपको बताएं कि पाइथागोरियन संख्या भी होती है। कौन सी संख्या? पाइथागोरियन। पाइथागोरियन संख्या। देखिए, पाइथागोरियन संख्या है जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अपन ले ले 3, 4 और 5। आपने को देखना है कि ये पाइथागोरियन संख्या है या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या लो, कौन सी इसमें? 5 है सबसे बड़ी। तो 5 अलग ले लो, 5 का वर्ग और 3 का और 4 के वर्ग को जोड़ दो। अगर ये बराबर हो गया तो ये तीनों संख्याएं कौन सी हैं? पाइथागोरियन संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? 16 है। यहाँ ये 25 और ये कितना हो गया? 25। तो यानी ये दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो अपन कह सकते हैं 3, 4, 5 कौन सी संख्या है? पाइथागोरियन संख्या है। कौन सी है? पाइथागोरियन संख्या। ऐसे ही अपन ले लें 6, 8, 10। तो उसमें देख लेंगे 10 का स्क्वायर जो है वो 6 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के प्लस के इक्वल हो जाएगा। यानी उनके एक बड़ी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। तो उसको क्या कह देते हैं? पाइथागोरियन संख्या। ये अपने अन्य संख्याओं में थी। ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और यहाँ देखते हैं कि आगे अपने पास क्या क्या है। तो आगे यहाँ पर अपने को 4 नाम और समझने हैं। क्या नाम समझने? 4 नाम और समझने। वो 4 नाम क्या क्या है समझिए। एक तो होता है यहाँ पर अपने पास, देखिए यहाँ पर एक तो आ जाएगा अपने पास गुणन, प्रतिलोम। एक है अपने पास गुणन, तत्समक। एक है योज्य, प्रतिलोम। और एक है स्टूडेंट्स अपने पास योज्य। देखिए एक है योज्य, तत्समक। यार अपने पास तत्समक। तत्समक, तत्समक। देखिए क्या है, 4 नाम लिखे हैं। एक तो अपने पास है योज्य प्रतिलोम, एक योज्य तत्समक, एक गुणन तत्समक, एक गुणन प्रतिलोम। ये 4 नाम है, इनको समझना है अपने को। देखिए एक तो क्या कह रहे हैं? गुणन प्रतिलोम, एक गुणन तत्समक, एक योज्य प्रतिलोम और एक योज्य तत्समक। ठीक है। यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है ये, इनके बारे में अगर अपन इनकी डेफिनेशन जान लेंगे तो इनको भी जान लेंगे। क्रम वाइज लेकर चलते हैं इनको। जैसे पहला अपना है, जो अपन पहले लेंगे उसका नाम लिख लेते हैं एक बार। पहला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसको कहते हैं? योज्य प्रतिलोम जो है विपरीत चिन्ह वाली संख्या को कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? विपरीत चिन्ह वाली संख्या को। जैसे 5 है, 5 का विपरीत चिन्ह वाली संख्या कौन सी हो गई? -5। तो आप कह सकते हैं 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -5। आपको कह दे -7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो -7 बोल रहा हूं तो उल्टा करो, इसको उल्टी विपरीत चिन्ह पढ़ो तो क्या हो जाएगा? +7। समझ रहे हैं? किसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम?
विपरीत विपरीत चिन्ह वाली संख्या, चिन्ह वाली संख्या क्या कहलाती है? योज्य प्रतिलोम कहलाती है। सही है। जैसे अपन एक ले लें, यहां पर आपको एक क्वेश्चन कह दिया जाए, बताइए 7 का योज्य, 7 का योज्य प्रतिलोम, 7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? एक बार अपने पास इतना है। सही है। तो अपने को आंसर जो बनाना है इसका विपरीत पढ़ो तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। सही है। यहां पे अपने को कह दे -5/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? सही है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां पहले से माइनस है तो आप चिन्ह बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। बस आपको चिन्ह को बदलना है और आंसर बना देना है। तो इसको क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। अगर आप विपरीत चिन्ह वाली संख्या का नाम लेंगे तो याद रखना वो सदैव क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे थोड़ा सा आगे चले अगर अपन, तो एक आता है अपने पास, इसके अलावा क्या लिखा था? योज्य तत्समक। क्या लिखा है? योज्य तत्समक। देखिए योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहे, उसको योज्य तत्समक कहते हैं। क्या है? ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर, ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो वो क्या कहलाती है? योज्य तत्समक कहलाती है। जैसे आप कह दें कोई संख्या है ए है, कितनी है? ए। तो आप ए है, ए में 0 जोड़ो तो कितना हो गया? ए ही आएगा। आप ए है, इसमें से 0 घटा दे तो भी क्या आएगा? ए। तो याद रखो ये 0 जो होता है वो क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। 0 ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर वो संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित। तो याद रखना शून्य जो होता है, शून्य क्या कहलाता है? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। शून्य क्या है? योज्य तत्समक होता है। रह जाएगी बात याद? कोई भी संख्या के लिए पूछ लिया आपको इतना ही बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कहीं 7 का योज्य तत्समक कितना हो जाएगा? योज्य तत्समक 0 ही रहेगा। यही अपना आंसर है। समझ गए? तो अपने पास दो चीज देखिए अपन ने, एक तो योज्य प्रतिलोम, एक योज्य तत्समक। सही है। तो आपको क्या करना है? याद रखना योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य क्या है? विपरीत चिन्ह वाली संख्या को क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जबकि शून्य को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। सही है। अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कह दिया जाए, मान लो आपको कह दिया यहाँ पर कि 71 है, ठीक है, 71 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 71 हो गया, लेकिन योज्य तत्समक 0 हो गया बस। सही है। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन बना दिया यहाँ 7/3 है तो इसका योज्य तत्समक 0, लेकिन योज्य प्रतिलोम माइनस का 7/3। सही है। विपरीत चिन्ह वाली संख्या बनाएंगे तो योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अगर आप ऐसी संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह संख्या नहीं बदलती है तो वो क्या होता है? योज्य तत्समक होता है और उसको क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, हो जाएगी यहां तक। अब अगली तरफ चलते हैं। अपने दो नाम और लिखे, एक तो गुणन प्रतिलोम और एक लिखा गुणन तत्समक। देखिए अब क्या है? पहला है गुणन प्रतिलोम। पहला क्या है? गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब है संख्या का व्युत्क्रम रूप। संख्या का व्युत्क्रम रूप क्या कहलाता है? गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जैसे संख्या है a/b है, कितनी है? a/b। इसका व्युत्क्रम बनाएंगे। अगर व्युत्क्रम बनाएंगे तो ये जो अंश है और ये हर है, ये अपना स्थान बदल देंगे। अंश की जगह हर, हर की जगह अंश, यानी ये कितना हो जाएगा? b/a हो जाएगा। आपको कहे p/q है तो इसका व्युत्क्रम रूप जो है q/, क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम रूप। यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो तो वो क्या कहलाती है? व्युत्क्रम रूप कहलाता है। इसी को क्या कह देते हैं अपन? गुणन प्रतिलोम। यानी यहां पर याद रखना संख्या का
व्युत्क्रम रूप संख्या का व्युत्क्रम रूप गुणन प्रतिलोम कहलाता है। गुणन प्रतिलोम कहलाता है। रह जाएगी बात याद। यानी आपको जो भी संख्या गई उसमें चिन्ह नहीं बदलना है स्टूडेंट्स, अपने को क्या बदलना है, उसका अंश को हर और हर को अंश में बदलना है। सही है। जैसे एक क्वेश्चन आपको कह दिया जाए 3/2 का गुणन प्रतिलोम क्या है, गुणन प्रतिलोम। सही है। तो अपने यहाँ आंसर क्रिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। अगर आप बोले 6 का गुणन प्रतिलोम कितना है, गुणन प्रतिलोम बताइए कितना हो जाएगा। 6 का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि इसके नीचे कितना है, ये तो अंश है, हर तो इसका क्या है 1 है। सही है। आगे इतनी बात समझ में। अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूं तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस ही आएगा। समझ रहे हैं। चिन्ह तो केवल योज्य प्रतिलोम में परिवर्तित होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें तो अंश बटा हर को हर बटा अंश बना देना है, यानी उसको व्युत्क्रम रूप को। ठीक है। उसके बाद में आता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी संख्या से गुणा करने या उस संख्या का भाग देने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहे, उसको क्या कहते हैं गुणन तत्समक। जैसे उसको और उसको कहा जाता है एक, क्या कहा जाता है एक। सही है। एक जो है वो क्या होता है गुणन तत्समक। सही है। जैसे ए है, अगर एक से गुणा करें ए ही आएगा। अगर अपन ए में भाग दें का तो कितना आएगा ए ही आएगा। ये क्या कहलाता है गुणन तत्समक कहलाता है। रह जाएगी बात याद। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए 11/3 का गुणन तत्समक, गुणन तत्समक कितना होगा बताइए कितना हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, फिक्स है ये तो कितना आएगा एक आएगा। ये लीजिए बस यही अपना आंसर। आगे बात समझ में आपके, थोड़ा आप इसको नोट भी कर सकते हैं। याद रखना, क्या याद रखेंगे कि योज्य प्रतिलोम का तात्पर्य विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, जबकि योज्य प्रतिलोम शून्य होता है। और गुणन तत्समक का मतलब एक है, और गुणन प्रतिलोम का मतलब संख्या का व्युत्क्रम रूप है। संख्या क्या है व्युत्क्रम रूप। चलिए बात। अब थोड़े से अपन इसको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लिख दिए गए हैं आपको। मान लो पहला क्वेश्चन जो लिख दिया 7/3 का गुणन प्रतिलोम। ए -7/3, बी 3/7, सी 0 और डी 1। ये ठीक है। फिर एक और है 10/9 का योज्य प्रतिलोम। सही है। और ऑप्शन दे दे 9/10, बी -9/10, सी आपको कह दे -10/9 और डी कह दे जी। सही है। एक और कह दे 11/17 का योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। और यहां बना दे 1 17/11, सी -11/17, डी जी। सही है। और एक और बना देते हैं अपने पास, चौथा जो प्रश्न है ये बना देते हैं 19 का गुणन तत्समक। -19/1/19, सी 0 और डी 1। सही है। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें आज सोल्व भी कर लिया होगा आपने आई थिंक, क्योंकि इतने इजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आप ये देखें
आपको पूछा गुणन प्रतिलोम, संख्या का कौन सा रूप होता है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम यानी 3 ऊपर और 7 नीचे, तो 3 ऊपर 7 नीचे इसमें। कल बात। फिर आ रहा है योज्य प्रतिलोम, विपरीत चिन्ह वाली संख्या। अब 10/9 है तो 9/10 करें, 10/9, 10/9 करेंगे तो 10/9 कहाँ हो रहा है? यही हो रहा है। और क्या बदलना है? चिन्ह, तो चिन्ह भी बदल रहा है, तो आंसर यही है। सही है। और योज्य तत्समक कितना होता है? 0। और गुणन तत्समक कितना होता है? 1। ये आंसर है। ये लीजिए अपने आंसर आ चुके, समझ गए। अब यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक स्टेटमेंट बोला जा रहा है, उसको याद रखिए आप। क्या? यदि किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दिया जाए तो सदैव योज्य तत्समक प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा? दोबारा सुने। किसी संख्या में उसी का योज्य प्रतिलोम जोड़ देने पर सदैव योज्य तत्समक प्राप्त होता है। जैसे आपने एक संख्या ले ली, सही है, 17 है, सही है। इसमें आपको ये -17 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हुआ? प्लस का 17। दोनों को ऐड करो, दोनों क्या करें अपन? ऐड। तो कितना आ रहा है? 0। तो कितना आ रहा है? 0। तो 0 क्या है? 0 जो है वो योज्य तत्समक। क्या है? योज्य तत्समक। समझ गए बात? किसी भी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम का योग कर देने पर सदैव योज्य तत्समक प्राप्त होता है। रह जाएगी बात याद इतनी? अरे रह जाएगी क्या? बिल्कुल लीजिए ना। तो ऐसा ही एक और है, और दूसरा क्या है समझे। किसी संख्या को उसके गुणन प्रतिलोम से गुणा कर देने पर सदैव गुणन तत्समक प्राप्त होता है। जैसे अपन ले ले कोई संख्या x, इसका गुणन प्रतिलोम 1/x, दोनों गुणा करो, कितना बना? 1। यानी ये तो है वो संख्या, ये तो क्या हो गई? जैसे ये संख्या थी, सही है। और ये क्या हो गया है? गुणन तत्समक, गुणन प्रतिलोम। ये क्या है? गुणन प्रतिलोम। और गुणा करने पर बना क्या? गुणन तत्समक। ऐसे होता है, समझ रहे हैं बात? किसी भी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम का योग करेंगे तो योज्य तत्समक प्राप्त होगा। किसी संख्या को उसके गुणन प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो सदैव क्या होगा? गुणन तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे समझ में आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ पर इकाई अंक पर आधारित समस्या। इकाई अंक पर आधारित समस्याएं। अब देखिए बहुत ईजी है। पहले तो आप ये देखिए इकाई अंक में कौन कौन से अंक डिस्क्राइब हो सकते हैं, वो आपको आपके पहले वीडियो में ही बताया गया था। याद है क्या? आपको कहा था कि किसी वस्तु की गणना करने के लिए जिन संकेतों को काम में लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? अंक। और अंक जो हैं वो कितने हैं? 10 हैं। कितने अंक हैं? 10। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है। 0 से 9 तक है। ये कितने अंक हो गए? 10। इसलिए इसको क्या कहते थे? दासरूप प्रणाली अंकों के प्रयोग को। तो यहां समझिए, यहां से ये 0 जो है वो कहलाता है असार्थक अंक। 0 क्या है? असार्थक अंक होता है, बाकी सार्थक होते हैं। यानी इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोले तो याद रखना 0 है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 9 होती है। इसमें बता रहा हूं, ठीक है भाई। अपने जो प्रॉब्लम्स क्या है इनकी इकाई अंक पे, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पूछेगा इकाई अंक क्या है, क्या बोलेगा? इकाई अंक, सही है। या ऐसे लिख देगा, यहाँ पूछेगा आपको इकाई अंक, सही है। ऐसे इकाई अंक पूछेगा। इकाई अंक का मतलब यहाँ पहली डिजिट इसको ओपन करेंगे तो कितनी बनेगी, सही है। इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपने को इनको समझने के लिए इन 10 के 10 जो डिजिट है इसको समझना पड़ेगा कि ये अपनी इकाई अंक पर कैसे प्रयोग करती हैं।
यानी कोई घात हो तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, या इनका रिएक्शन क्या होगा, या इनके स्थान पर क्या अंक आएगा, वो समझना अपने लिए आवश्यक है। और उसको समझने के लिए आपको एक बस थोड़े से कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। सही है, चाहे घाते कितनी भी लिखे अपन इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। केवल आपने बात किसकी हो रही है, इकाई अंक की। जैसे अपन समझते हैं, यहां समझने की बात यह है स्टूडेंट्स, ये जो 10 अंक दिए हैं मैंने, ठीक है, इनमें से कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी घाते आप कुछ भी लिखो इकाई स्थान पर वही वापस आएंगे। समझ रहे हैं, 10 अंक में से कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी घाते आप कुछ भी लिखो इकाई स्थान पर वही प्रयोग आते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, एक तो याद रखना जीरो, जीरो की घात कुछ भी हो कितना आएगा जीरो। एक है एक, कितना आएगा एक ही आएगा। एक आपके पास पांच, कितना आएगा पांच ही आएगा। और एक है छह, कितना आएगा छह। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घातें आप कुछ भी लिख दो यही वापस आएंगे। समझ रहे हैं, यानी कि घातें आप कुछ भी लिखेंगे तो इकाई स्थान पर यही प्रयोग आएंगे। देखिए इस बात को समझते हैं, अगर अपने 4 अंक हो गए तो बच रहे कितने, 6 और बच रहे हैं, 6 और बचे हैं तो इसको इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। सही है, जैसे मैंने कहा इकाई स्थान पर अगर जीरो है घात कुछ भी हो जीरो ही आएगा। इकाई स्थान पर एक है घात कुछ भी हो एक आएगा। इकाई स्थान पर 5 है घात कुछ भी हो 5 ही आएगा। और इकाई स्थान पर अगर 6 है तो घात कुछ भी हो 6 ही आएगा। जैसे इसको समझते हैं, मान लो आपको लिख दिया 10, यहाँ घात एक है तो 10, 10 की घात 2 लिख देते हैं, चलो 100, 10 की घात 3 लिख देते हैं, कितना हो गया 1000। आपको मान लो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 20 लिख देते हैं, 20 की घात कितनी हो गई 2 लिखा तो 400 हो गया। सही है, और अगर 30 की घात 2 लिख देते हैं तो कितना हो गया 900 हो गया। आगे यहाँ पे समझ में। अब देखिए यहाँ इकाई स्थान पर क्या है जीरो, तो जीरो आ रहा है, जीरो है तो जीरो, इकाई स्थान पर जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो। ये लीजिए हो गई बात प्रूफ। सही है, इससे अगर आगे चले तो आपने देखें कि आपने लिखा 11 की घात 1 लिखते हैं तो कितना आया 11 आया। अगर 11 की घात 2 लिखे तो 121 आ जाएगा। अगर मान लो 21 की घात अपन 2 लिखें तो 441 हो जाएगा। सही है क्या, अगर यहाँ पे मान लो 31 का स्क्वायर लिख दें तो कितना हो जाएगा 961। समझ रहे, तो इकाई स्थान पर आप अंक देखें, यहाँ इकाई स्थान पर क्या है एक, एक ही आया, यहाँ एक है, एक आ रहा है, एक है इसलिए एक आ रहा है, एक है इसलिए एक आ रहा है। ये लीजिए, बोलो है या नहीं है, बिल्कुल सही है ना बात। तो ऐसे ही अपन 5 और 6 को समझते हैं एक बार। देखिए जैसे 5 की घात कर दी 3, 125, 5 की घात 2 कर दी 25, 25 की घात 2 कर दी कितना हो गया 625 है या नहीं। 15 की घात 2 कर दी कितना आ गया 225। देखिए आप यहाँ अगर 5 है इकाई स्थान पर तो 5 आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। सही है, तो ये भी बात क्या है सत्य है। चौथे अंक की तरफ चलते हैं अपन 6, तो 6 की घात अपन 2 लिखें कितना हो गया 36 हो गया। सही है क्या, अगर 16 की घात 2 लिखते तो कितना हो जाता है यहाँ पर 256। और अगर 16 की घात 3 लिख देते तो कितना हो जाता है 4096। सही है, अगर 36 का वर्ग लिख देते अपन तो कितना हो जाता है 1296, 1296। ये लीजिए, अब देखिए आप स्टूडेंट्स कितना ही जी है, इकाई स्थान पर 6 है 6 आ रहा है, 6 है 6 आ रहा है, 6 है यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ऐसे प्रयोग में लिए जाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये 4 अंक तो ऐसे हैं जिनकी घातें आप कुछ भी लिखो इकाई स्थान पर यही प्रयोग होंगे। सही है, थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया गया, यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, आपको कह दिया 105 की घात है 21 प्लस 106 की घात है 22 और आपसे पूछ लिए इकाई। चलिए अब इसको सोल्व करें तो देखना, अब यहाँ 5 है तो यहाँ कितना लिख देंगे 5 है, यहाँ कितना है 6, 6 बीच में क्या है प्लस है तो कितना हो गया 11, 11 में इकाई अंक कितना है अपना 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इकाई अंक 1 है। समझ रहे हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन लिखा जाए, आपको कह देता 135 की घात है 96 गुणा 136 की घात है 97, तो इकाई अंक क्या है।
मान लीजिए क्वेश्चन। क्लियर बात? यहां देखिए 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आएगा, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इकाई अंक यहाँ कितना आ रहा है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ रहे बात? बहुत तेजी है एकदम, सही है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसे कह दिया जाए 195 माइनस 106 की घात है 57, और यहाँ पर इकाई अंक पूछिए, सही है? तो देखिए यहाँ तो कितना आएगा अपने पास 5 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा 6। अगर अब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आता है माइनस का 5 माइनस 6, तो यहाँ पर अगर इसको और सोल्व करेंगे तो अपना माइनस का 1 आ जाएगा। तो अपन क्या कहें यहाँ पर इकाई अंक कितना है माइनस का 1 है, जो कि क्या हो जाएगा गलत। क्यों? इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। इकाई अंक जो है फर्स्ट डिजिट नेवर शुड बी नेगेटिव, यानी कभी भी क्या नहीं होगी नेगेटिव नहीं होती, सही है? तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर है ना, जैसे अगर मान लो मैं लिखता 195 माइनस 106, क्लियर बात? यहाँ पे इकाई अंक ये घटेगा तो ये ऊपर वाला छोटा है, तो ये इधर से क्या लेता है पावर, आते कि नहीं 10, तो 15 हो जाते हैं, 15 में 6 गए, 15 में 6 गए तो कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं, सही है? नहीं? फिर आगे कितना हो गया ये 8 हो जाता है, सही है? तो अपने को ऐसे ही देखना है, ये यहाँ से लेस नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, ये इधर से अपने वाले डिजिट ट्राइंग इनसे पावर लेगा तो कितना जाएगा 10, 10 से 5 कितना जाएगा 15, 15 में 6 गए तो कितने हो जाएंगे अपने 9, तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई है? यहाँ पे जैसे आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको कह दिया जाए 101 और यहाँ घात कह दें 17 प्लस 105 घात कह दें 18 और 106 घात कह दें 19, और यहाँ पूछ लिया अपने को इकाई है, सही है? यहाँ क्या करेंगे देखिए, यहाँ क्या करना है, एक यहाँ 5 यहाँ 6 दोनों जोड़ो कितने हो गए 12, इकाई अंक कितना आ गया 2, ये अपना 2 रहेगा। समझ गए बात यहाँ तक? अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां तक हो जाएगा तो इससे आगे चलें। अब कितने बच गए अपने पास 6 अंक बच रहे हैं, क्योंकि 10 में से कितने हो चुके हैं 4, तो बचे कितने 6। उन 6 अंकों के बारे में जानते हैं अपन। देखिए किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जो अपने पास यहाँ पर डिजिट थी ये कैसे थी, एक तो था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जिनमें से अपने ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए, सही है? अब इनके अलावा जो है वो 2 अंक ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 अंक ऐसे हैं जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, और वो कौन से हैं 4 और 9। कौन सी संख्या है 4 और एक है 9, ये तो 4 है और एक कौन है 9 है। पूर्ण वर्ग है या नहीं है? बिल्कुल है। और ये दोनों अपनी घात पर निर्भर करते हैं। इस पर घात कैसी है, और घात 2 ही प्रकार की होती है स्टूडेंट, या तो होगी विषम, या तो क्या होती है घात विषम होती है, सही है, या घात होती है सम। यहाँ पे भी घात क्या होगी, या तो विषम होगी घात या क्या होगी सम। तो देखिए अगर 4 की घात विषम है तो इकाई स्थान पर 4 ही आएगा, सही है? और अगर 9 की घात विषम है तो याद रखना 9 ही आएगा, ठीक है? और अगर 4 की घात सम है तो कितना आता है 6, और अगर 9 की घात सम है तो आता है 1। ये अपने आंसर होते हैं। कैसे, उसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार छोटे अंक ले लेते हैं, छोटे अंक पे वो बात लग रही है तो बड़े अंक पर भी वो अप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे 4 के लिए लेते हैं, 4 की घात अपन ने 1 ली, कितना आएगा 4, सही है नहीं है? क्यों? क्योंकि ये घात कितनी है विषम, सही है? अगर यहाँ 4 की घात अपन लेते हैं कितना आएगा 64, तो ये 4 ही आ रहा है कई स्थान पर, क्यों? क्योंकि ये घात कितनी है विषम है या नहीं है? जब भी घात 4 की घात विषम होगी तो इकाई स्थान पर स्वयं 4 ही आएगा, चलिए बात। फिर आता है अपने पास समघात के लिए, 4 की घात अपन ले लेते हैं 2, 4 की घात के लिए 2, तो कितना हो गया है 16, कितना हो गया है 16। तो ये घात कौन सी है सम है, कौन सी है सम, इसलिए यहाँ इकाई स्थान पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये देख लीजिए, सही है? जैसे अपन एक और लें 14 है, सही है, इसकी घात अपन ले लें 2,
तो ये सम है ना, तो 6 आएगा। देखो कितना होता है 14 का वर्ग 196, कितना आ रहा है 6। सही है बात। यानी अगर 4 की घात विषम है तो 4 और 4 का अगर घात सम है तो कौन आएगा 6। नहीं याद रहे तो 4 का क्यूब याद रख लो, उसमें विषम होती है तो कितना आता है 4 ही। और 4 की पावर 2 यानी स्क्वायर याद रख लो, उसमें कितना आता है 16, 16 में कितना होता है 6 होता है। सही है। तो 4 की घात विषम पे तो 4 आएगा, 4 की घात सम पे कितना आएगा 6, जैसा कि यहाँ हो रहा है। ओके, अब थोड़ा सा 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है, अगर विषम घात है तो खुद 9 आएगा, और अगर सम घात है तो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे अपन यहां मान लेते हैं ये 9, इसकी घात लिए तो कितना आया 9। क्यों? क्योंकि 9 की घात या क्या है विषम। सही है। अगर 9 की घात ले लो, सही है, 3 ले लेते हैं, 3 है ना, तो ये विषम है तो 9 आएगा, विषम है तो कितना आएगा 9, कितना होता है 729 होता है। बोलो 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है? सही है ना। अगर 9 की पावर आप 2 लो, सही है क्या, ये सम है, सम है ना, तो देखना कितना आएगा 1 ही आएगा। देखिए कितना आएगा 1, और वो कैसे आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो गया 1। सही है। यानी जब जब आप क्या करेंगे समघात लेंगे तो कितना आएगा 9 की 1 आएगा, और अगर क्यूब विषम लेंगे तो कितना आएगा 9। नहीं याद रहे तो 9 के वर्ग में तो आता है 1, और 9 के क्यूब में आता है 9 का स्थानांतर। वैसे याद कर ले, क्योंकि वर्ग तो क्या है समघात है, और क्यूब क्या है विषमघात है। सही है क्या। इस प्रकार से अपने आंसर आ सकते हैं। तो अब इनसे डिपेंडेंट और जो 4 डिजिट पहले आई हैं इनको मिला के क्वेश्चन बनाते हैं अपन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, 104 की घात है यहाँ पर 16 है, या 116 मान इकाई हम पूछ रहे हैं। सो ये सभी तमाम आपको बताया गया था शुरू में। ओके, तो यहाँ घात देखिए कि 4 है। सही है, 4 अपनी घात पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ 4 की घात क्या है सम है, कितनी है सम, तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, यही अपने क्या आंसर है। सही है। अगर आपको कह देता 119 की घात 220 है, और यहाँ आपको इकाई अंक पूछा, यहाँ क्या पूछे इकाई अंक, तो 9 की घात क्या है सम है, तो कितना आएगा 1। ये लीजिए 1 ही क्या है आंसर है। चलिए बात यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया 104 की घात जो है वो 109 है, कितनी है 109, और आपको इकाई अंक पूछे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, क्योंकि आपकी घात क्या है आपकी घात विषम। सही है। अगर आपको कह दिया जाए 129 की घात जो है 123 है, और यहाँ पे आपको इकाई अंक पूछा, तो अब की घात क्या है 9 की विषम है, तो कौन आएगा 9 ही आएगा। यही अपने क्या है आंसर। चलिए बात अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 156 की घात है 16 प्लस 124 की घात है 17, और आपसे तो लेकर आइए। सही है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा लगाना है, ये 6 वाले नियम अभी पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर 6 की घात कुछ भी हो क्या आएगा 6, लेकिन 4 की घात विषम है तो 4। सही है क्या। तो यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ इकाई अंक कितना है अपना 0, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। ये आंसर सही है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाए, आपको कह दे 194 की घात है 95, सही है, प्लस 196 की घात है 196 तो आ चुका है, 196 को बदल दें आप यहाँ पर, और यहाँ डिजिट बदल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 199 घात 99, और आपसे पूछे इकाई। सही है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 4 की घात विषम है तो कौन आएगा 4 ही आएगा, और 9 की घात विषम है तो कौन आएगा 9 ही आएगा। दोनों को ऐड करो कितना हो गया 13, 13 में इकाई अंक कितना है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन और बोल दिया जाए आपको 174 की घात है 22, कितनी है 22, प्लस 189 की घात है 23। सही है। और आपको पूरी इकाई है। देखिए यहाँ 4 की घात कितनी है सम है तो कितना आएगा 6, लेकिन यहाँ 9 की घात विषम है तो कितना आएगा 9, 9 6 15, 15 में इकाई अंक कितना है 5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये लीजिए ये आंसर। सही है।
बाकी आप इसको आगे बढ़ाते हुए चल सकते हैं। ओके, अब मान लो एक माइनस का ले लेते हैं अपन। जैसे आपने एक क्वेश्चन कह दिया, आपको कह दे 174 की घात है 123, सही है, माइनस यहाँ कह दे 119 की घात है 123 और यहाँ इकाई अंक पूछ लिया। चलिए बात, तो देखिए यहाँ 4 है, घात विषम में तो 4 ही आएगा, और यहाँ 9 की घात विषम में तो 9। अब 9 में से अपन 4 घटाएं तो माइनस का आ रहा होगा 5। कितना कहें अपन? माइनस का 5। तो ये माइनस का 5 गलत है। क्यों? क्योंकि वंश डिजिट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, ये अपने इधर की डिजिट से क्या लेगा? हासिल के लेगा। हासिल के लेगा तो ये कितने हो जाएंगे? 14, और 14 में से 9 निकाल देंगे। 14 में कितने निकाल देंगे? 9। और अगर आप 14 में 9 निकाल देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? 5 बच जाएगा। कितना जाएगा? 5। ये लीजिए 5 क्या है आंसर। ऐसे होता है। बाकी आप समझ सकते हैं, अगर ये 174 है, मान लो एक घातवी है, तो ये इधर से पावर लेगा, कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। इधर वाली डिजिट से तो अपने को मतलब ही नहीं है इनको, अपने को तो कहाँ से मतलब है? इकाई स्थान वाली से मतलब होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? तो यहाँ तक अपने कितने अंक हो गए हैं? 6 अंक हो गए हैं। बाकी कितने बच गए हैं? 4 अंक और बच गए। वो कौन? 2, 3, 7, 8। उनके बारे में अपन डिस्कस कल करेंगे। तो वीडियो जो अपनी क्लास है उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।